गुरुदत्त हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950वें से 1960वें दशक में कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम और चौदहवीं का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम मैगजीन के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है और साइट एंड साउंड आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा गुरुदत्त भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों की सूची में शामिल हैं। उन्हें कभी कभी भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया। गुरुदत्त 1950वें दशक के सबसे लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चलन को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अब भी प्रकाशित करने पर सराहा जाता है। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई वर्ष 1925 को बंगलौर में शिव शंकर राव पादुकोणे और बसंती पादुकोणे के घर पे हुआ। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक विद्यालय के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक में मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुए उनकी माँ की आयु 16 वर्ष थी। बसंती घर पर प्राइवेट ट्यूशंस के अलावा लघु कथाएं लिखती थीं और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थीं। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता यानी कि कोलकाता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन वित्तीय कठिनाइयों और अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी थी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त की दादी नित्य शाम को दिया जलाकर आरती करती और 14 वर्षीय गुरुदत्त दिए की रोशनी में दीवार पर अपनी उंगलियों की विभिन्न मुद्राओं से तरह तरह के चित्र बनाते रहते। यहीं से उनके मन में कला के प्रति संस्कार जागृत हुए। हालांकि वे अप्रशिक्षित थे। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे, उन्होंने 1941 में पूरे 5 वर्ष के लिए 75 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक और संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। वर्ष 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, तब गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल जाकर अध्ययन तो नहीं कर सके, लेकिन रविशंकर के अग्रज उदय शंकर की संगत में रहकर कला और संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से रिजाइन देकर 1944 में अपने माता पिता के पास बंबई, जो आजकल मुंबई है, लौट गए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म्स में पूना 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्मों में काम करने भेज दिया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे जाकर उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेडेकर के सहायक का काम भी देखते थे। वर्ष 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक PL संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नृत्य निर्देशन का भी काम किया। यह अनुबंध वर्ष 1947 में खत्म हो गया। उसके बाद उनकी मां ने बाबू राव, जो प्रभात फिल्म स्टूडियो और कंपनी के CEO थे, के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में फिर से नौकरी दिलवा दी। इसी दौरान उन्होंने अंग्रेजी में लिखने की क्षमता विकसित की
और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक एक स्थानीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथाएं लिखने लगे। देखा जाए तो उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने लगभग आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से यह पटकथा कश्मकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष होता है। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यह पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी थी। यही वह समय था जब गुरदत्त ने 2 बार शादी भी की। पहली बार विजया नाम की लड़की से, जिसे वे पूना से लाए थे। वह चली गई तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। गुरदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर एक कोरियोग्राफर के रूप में काम पर रखा था, लेकिन उन पर जल्द ही एक अभिनेता के रूप में काम करने का दबाव डाला गया। और केवल यही नहीं, एक सहायक निर्देशक के रूप में भी उनसे काम लिया गया। प्रभात में काम करते हुए उन्होंने देवानंद और रहमान से अपने संबंध बना लिए, जो दोनों आगे चलकर अच्छे सितारों के रूप में मशहूर हुए। उन दोनों की दोस्ती ने गुरदत्त को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने में काफी मदद की। प्रभात के 1947 में विफल हो जाने के बाद गुरदत्त बंबई आ गए। वहां उन्होंने अमीय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी नामक अपने समय के 2 अग्रणी निर्देशकों के साथ काम किया। अमीय चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल में और ज्ञान मुखर्जी के साथ बॉम्बे टॉकीज की फिल्म संग्राम में। बंबई में ही उन्हें देवानंद की पहली फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में काम करने की पेशकश की गई। देवानंद ने उन्हें अपनी नई फिल्म नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया, किंतु दुर्भाग्य से यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इस प्रकार गुरदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म थी नवकेतन के बैनर तले बनी बाजी को वर्ष 1951 में प्रदर्शित किया गया। बाजी की सक्सेस के बाद गुरदत्त बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। इस फिल्म के दौरान गुरदत्त और गीता दत्त करीब आए और वर्ष 1953 में उन्होंने गीता दत्त से शादी कर ली, लेकिन यह शादी कुछ साल बाद टूट गई। कहा जाता है कि गुरदत्त की करीबी वहीदा रहमान से बढ़ी और इस वजह से उनके और गीता दत्त के झगड़े शुरू हुए। झगड़े इतने बढ़े कि शादी टूट गई। प्यासा, साहब बीवी और गुलाम, चौदहवीं का चांद जैसी बेमिसाल फिल्में देने वाले गुरदत्त उस वक्त दिवालिया हो गए जब कागज के फूल फ्लॉप हो गई। एक ओर जहां वो वहीदा रहमान को नहीं अपना पाए तो दूसरी ओर फिल्म में नुकसान की वजह से गुरदत्त बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तीसरी बार उनकी जान चली गई। 39 वर्ष की आयु में गुरदत्त अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी और उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थी। गुरदत्त साहब की मौत आत्महत्या थी या उनकी मौत किसी दवा या किसी नशे के ओवरडोज के चलते हुई? उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरदत्त में किया था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, ऑर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें भी आएंगी कि नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरदत्त शराब के नशे में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरदत्त के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया कि उन दिनों गुरदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उनमें प्रायः झगड़ा होता। हर फोन के बाद गुरदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाते। गीता ने गुरदत्त की बेटी से मिलने पर रोक लगा रखी थी। एक फोन कॉल पर गुरदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैं बेटी का मुंह नहीं देख सका तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी।
अपनी किताब में अबरार ने बताया, गुरदत्त कितना भी नशा कर लें, नियंत्रण नहीं होते थे। उन्होंने एक और पैग पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वे सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले और रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन ने उन्हें गुरदत्त का दुखद समाचार दिया। रात के 3 बजे गुरदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप के चले गए, बुलाऊं क्या? गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। बॉटल उठाई और अपने कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रहीं। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन को कहा कि वे दरवाजा तोड़ दें। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो और रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरदत्त को शांति से सोए पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ रखा था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका अतुलनीय योगदान कोई भी नहीं भूल पाएगा। कहा जाता है कि गुरदत्त साहब की मौत बहुत अधिक शराब पीने और नींद की गोलियों के कारण हुई थी, लेकिन मौत को लेकर शंकाएं तब भी जाहिर की गई थीं और आज भी उनकी मौत इंडस्ट्री के लिए एक सवाल है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ और ऐसी ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों, कुछ नई हस्तियों और कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।